एग्जाम्पल नंबर 2.8 है, कहता है अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ 200 न्यूटन। यूनिफॉर्म बीम मीन्स कि एक सपोर्ट है, कोई बोर्ड है, लकड़ी का एक बोर्ड है जिसको फटा कहा जाता है, उर्दू में फटा कहा जाता है, वो लकड़ी का एक फटा है। उसका वेट कितना है? उसका वेट है 200 न्यूटन। तो ये देखें, ये लकड़ी का फटा है, ये वाला, ये ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका वेट है 200 न्यूटन। अच्छा, सबसे पहली चीज, जब इसका वेट 200 न्यूटन है, तो ये आप लोगों ने 9th क्लास की फिजिक्स में ही पढ़ लिया था कि किसी भी बॉडी का वेट उसके सेंटर पे एक्ट करता है। जैसे ये मार्कर है, अगर ये मार्कर, और शर्त उसकी क्या है, उसकी कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन ये है कि उसकी जो विड्थ है, उसकी जो मोटाई है, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए और वो सेम मटेरियल का बना होना चाहिए, यानी इन शॉर्ट वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो अब ये मार्कर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, एग्जैक्टली यूनिफॉर्म तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। तो अब इसका जो वेट है इसके सेंटर पे एक्ट करेगा, इस जगह पे एग्जैक्टली सेंटर में। ठीक है, तो अब ये बीम भी जो है, ये बीम, इसका भी जो वेट होगा इसके सेंटर पे एक्ट करेगा, इसलिए देखें बिल्कुल इसके सेंटर से ये मैंने एक एरो ड्रॉ कर दिया डाउनवर्ड कि ये इसका वेट है, इस सेंटर पे एक्ट कर रहा है और वेट है 200 न्यूटन। ठीक हो गया? आगे जरा देखें, अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ 200 न्यूटन इज सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली। इसको हॉरिजॉन्टली सपोर्ट कर दिया गया, ये हॉरिजॉन्टली सपोर्ट, जैसे ये मार्कर है, ये भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इस बीम को हॉरिजॉन्टली सपोर्ट कर दिया गया। लेकिन सपोर्ट किस किस के ऊपर किया गया, ये देखिए जरा, सपोर्ट किसके ऊपर किया गया? कहते हैं एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में दिखा दिया गया। तो फिगर में देख लें, ये एक छोटी सी सपोर्ट है, तो बीम का एक एंड इस सपोर्ट के ऊपर रखा गया है, जबकि बीम का जो दूसरा एंड है उसको एक रस्सी की मदद से बांध दिया गया है। ठीक है, ये रस्सी रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रही है, ये रस्सी है। अच्छा, अब जब बीम का दूसरा एंड बांध दिया गया रस्सी की मदद से, तो डेफिनेटली रस्सी में टेंशन होगी ना, स्ट्रिंग में टेंशन होती है। और वो टेंशन किधर होती है? जाहिर है, अगर स्ट्रिंग से मैंने एक चीज बांधी हुई है, कोई भी चीज स्ट्रिंग से बांध के उसको मैंने नीचे लटका दिया है, तो अगर वेट उसका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो बैलेंस करने के लिए, वेट को बैलेंस करने के लिए टेंशन वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करती है, इसलिए इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी अपवर्ड। ये एरो की मदद से मैंने आपको दिखा दी है। टेंशन होगी कितनी, जरा आगे पढ़िए। कहता है इफ द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द रोप इज 400 न्यूटन। कहते हैं इसकी जो ब्रेकिंग टेंशन है रोप की, वो 400 न्यूटन है। मतलब क्या? मतलब ये कि 400 न्यूटन से जैसे ही टेंशन मजीद ज्यादा हुई, रस्सी ने टूट जाना है। ठीक है, 400 न्यूटन से जैसे ही 400.1 भी हुई तो रस्सी टूट जाएगी। ये इसकी मैक्सिमम टेंशन है रस्सी की, जो रस्सी बर्दाश्त कर सकती है। सो ये मैंने लिख दिया 400 न्यूटन अपवर्ड टेंशन है। मजीद आगे देखें, हाउ फार कैन द मैन ऑफ द वेट 400 न्यूटन वॉक फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द बीम एज शोन। कहता है ये जो पॉइंट ए है, ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट ए, यहां से एक बंदा चलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यानी रस्सी की तरफ जा रहा है। तो डेफिनेटली जब बंदा यहां से चलता हुआ रस्सी के करीब चलता चला जाएगा, तो ये इस रस्सी में टेंशन बढ़ती चली जाएगी। ऐसा ही है ना? तो कहता है कि किस जगह पे बंदा पहुंचेगा कि जब रस्सी टूट जाएगी। ठीक हो गया? सवाल उसका यही है कि if the breaking tension of the rope is 400 newton, how far can the man of 400 newton walk from point A on the beam as shown। तो वो बंदा जो है कितना आगे तक जा सकता है इस पॉइंट ए से। तो मैंने आपके सामने ड्रा कर दिया, ये जो एक रखा हुआ है, ये बंदा है, ये बंदा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां बंदा मैं बना तो नहीं सकता था, तो खैर इस जगह पे वो आदमी पहुंचेगा जब ये रस्सी टूट जाएगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब हमें उसने कहा हुआ है कि वो आदमी पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पे होगा जब ये स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी। तो देखें बिल्कुल क्लियर है कि जब स्ट्रिंग ब्रेक करेगी तो उस वक्त आदमी जितने डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं स्मॉल डी का, कि ये स्मॉल डी वो डिस्टेंस है कि आदमी जब इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा तो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी। अब यही डिस्टेंस डी मैंने कैलकुलेट करना है। अब आप लोगों से मेरा सवाल है, मुझे ये बताएं कि जब ये स्ट्रिंग ब्रेक करेगी तो क्या ये बीम पूरे का पूरा, ये फटा, क्या ये रोटेट करेगा इस पॉइंट ए के अबाउट या नहीं करेगा? जी, करेगा रोटेट या नहीं करेगा? कर दे। मेरा सवाल ये है कि ऐसे ये देखें, ये पॉइंट ए है, इसके ऊपर इसको, ये इसको आपने जो है ना बीम समझ लेना है, फटा समझ लेना है, लकड़ी का फटा, वो मैंने यहां पे रखा हुआ है। जबकि जो दूसरा वाला एंड है, ये वाला, इसको रस्सी के साथ बांधा हुआ है। तो मुझे बताएं कि जब ये रस्सी टूट जाएगी तो क्या ये बीम इस तरह से रोटेट करेगा या नहीं करेगा पॉइंट ए के अबाउट? करेगा सर। करेगा ना, डेफिनेटली करेगा।
तो अब हम देखते हैं कि जब इस बीम ने रोटेट करना है तो उस सूरत में फिर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा ना। लेकिन हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि जितने डिस्टेंस पे वो आदमी सेफली मूव कर सकता है, यानी बिल्कुल एन उस टाइम जब ये स्ट्रिंग ब्रेक करेगी उस टाइम से जस्ट बिफोर उस आदमी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, उस डिस्टेंस को हमने डी का नाम दे दिया। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रिंग के ब्रेक करने से पहले, जस्ट बिफोर ब्रेकिंग द स्ट्रिंग, द सिस्टम वाज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्ट्रिंग के ब्रेक करने से बिल्कुल पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। ठीक हो गया, तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में था तो उस टाइम के लिए हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहां पे अप्लाई करते हैं, इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन के सम ऑफ टॉर्क जो है वो 0 के इक्वल होगा। अब शायद आपके जहन में है कि फर्स्ट कंडीशन क्यों नहीं अप्लाई की, तो वजह यह है फर्स्ट कंडीशन अप्लाई ना करने की कि जाहिर सी बात है जब स्ट्रिंग टूटेगी तो यहां पे रोटेशन प्रोड्यूस होगी ना, तो जब रोटेशन प्रोड्यूस होगी तो इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन डिस्टर्ब होगी ना, तो जब सेकंड कंडीशन डिस्टर्ब हुई तो इसलिए सेकंड कंडीशन यहां पे अप्लाई कर दी। यानी बिल्कुल स्ट्रिंग के टूटने से पहले तक सेकंड कंडीशन, स्ट्रिंग के टूटने से बिल्कुल पहले तक सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड थी, तो ये स्ट्रिंग के टूटने से बिल्कुल पहले का जो टाइम था उसके लिए ये सेकंड कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी कि सम ऑफ टॉर्क्स विल बी इक्वल टू 0। अब देखें कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। टॉर्क प्रोड्यूस होना है पॉइंट ए के अबाउट, तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए तीन फोर्सेज हैं। एक ये वाली फोर्स है जो कि है 200 न्यूटन की, और ये फोर्स क्या है, ये फोर्स उस बीम का, उस फटे का अपना वेट है। दूसरी फोर्स है ये 400 न्यूटन की जो इस बंदे का वेट है। और तीसरी फोर्स ये वाली है जो स्ट्रिंग की टेंशन है अपवर्ड। तो ये तीन फोर्सेज हैं जो टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। तो इन्हीं तीनों फोर्सेज की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो हम यहां पे लिख देते हैं। देखें टॉर्क होता क्या है, टॉर्क आपको पता ही होता है मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई फोर्स, जिसमें मूवमेंट आर्म क्या होता है, आर मूवमेंट आर्म पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेके पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब यहां पे पिवट पॉइंट है पॉइंट ए। ठीक है, तो जिस जिस फोर्स का टॉर्क कंसीडर हम करते जाएंगे उस फोर्स का मूवमेंट आर्म क्या होगा कि उस फोर्स से लेके पॉइंट ए तक का डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं आता हूं इस वाली फोर्स की तरफ, 200 न्यूटन की जो फोर्स है। अब जरा देखें ये 200 न्यूटन की जो फोर्स है इसकी वजह से जो रोटेशन प्रोड्यूस होगी वो इसकी इस तरह से होगी। देखिएगा जरा, अभी ये बीम इस तरह रेस्ट में है, लेकिन 200 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड है ना, तो जब डाउनवर्ड है तो ये रोटेशन इस तरह से प्रोड्यूस कर रही है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हमें पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम टॉर्क लेते हैं नेगेटिव अमूमन। ठीक है, तो देखें फिर मैं ये लिखूंगा 200 मल्टीप्लाई 3 मीटर्स और साथ ये आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक हो गया, आगे प्लस का साइन। अब जो दूसरी फोर्स है वो कौन सी है, वो है 400 न्यूटन की। 400 न्यूटन की फोर्स भी जो है वो भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगेन नेगेटिव साइन आएगा। तो फिर से मैं लिखूंगा -400 इनटू इसका मूवमेंट आर्म। अब इसका मूवमेंट आर्म देखें क्या बनेगा, तो 400 न्यूटन की फोर्स इस जगह पे एक्ट कर रही है, तो यहां से लेके पिवट पॉइंट तक के डिस्टेंस को हमने डी का नाम दिया है और यही हमने फाइंड करना है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा इनटू डी, आगे प्लस का साइन। वंस अगेन थर्ड फोर्स कौन सी है, थर्ड फोर्स है 400 न्यूटन की जो कि अपवर्ड है, तो ये लिखा मैंने 400। साथ ही साथ देखें ये फोर्स किस डायरेक्शन में रोटेशन प्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रही है, वो जो स्ट्रिंग की टेंशन है रेड कलर में 400 न्यूटन, वो एंटी क्लॉकवाइज पर करवाने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब है अब यहां पे साइन पॉजिटिव साइन आएगा फोर्स के साथ। ठीक हो गया, अच्छा साथ में अब इसका मूवमेंट आर्म कितना बनता है, तो देखिए पूरे का पूरा जो बीम है इसकी लेंथ है 6 मीटर्स, इसकी लेंथ है 6 मीटर्स। ये यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में तो आई थिंक गिवन नहीं है, अलबत्ता स्टेटमेंट में गिवन नहीं है तो क्या हुआ, इतना तो हमें बता दिया गया ना कि ये वाला डिस्टेंस 3 मीटर है, यानी पॉइंट ए से लेके बीम के सेंटर तक का डिस्टेंस 3 मीटर्स है, तो बाकी आगे वाला भी तो 3 मीटर्स ही होगा फिर डेफिनेटली। तो ओवरऑल कितना बन गया, 400 न्यूटन से लेके ए तक का डिस्टेंस ये बनता है 6 मीटर्स। सो ये मैंने लिख दिया इनटू 6 मीटर एंड ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई, अब तो सोल्व करना कोई मसला रहा ही नहीं है। अब जरा मुझे बताएं इस इक्वेशन को बनाने में कोई मसला, अगर इसमें मसला है तो ये पूछें पहले, क्योंकि मेन चीज यही है। यस जी, लो सर क्लियर है। जी तहरीम।
तहरीम आपको समझ आई है? जी सर क्लियर है, सर क्लियर है। अच्छा सही है। साहब? जी सर क्लियर है। अच्छा। अरीशा? एक तो अरीशा के साथ कम्युनिकेशन ही नहीं हो सकती, माइक्रोफोन ही ऑफ है। जी अरीशा, जल्दी से मैसेज करके बताओ मुझे। ओके ठीक है जी। अच्छा आप जरा देखें, अब डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना, तो अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। ये बनेगा -600, ये बनेगा -400 इंटू डी, प्लस का साइन, और ये बनेगा 2400, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये -600 और प्लस 2400 क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा 1800 इज इक्वल टू 0। बस अब ये क्या बनेगा जी, -400 इंटू डी, बल्कि इसे इधर ही रहने दें, इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, 1800 को इसी साइड पे रहने दें, और 400 जब उधर जाके डिवाइड होगा, 400 जब इधर आके डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4.5 मीटर्स। ठीक है जी, तो यही है आंसर। क्लियर हो गया? ले लें इसका स्क्रीनशॉट अब जल्दी से, फिर जल्दी करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँ मैं। सर डन। ओके, मिटा रहा हूं फिर मैं बोर्ड।